तर जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तुम्हाला थंबनेल बघून समजलं असेल की हा व्हिडिओ हिंदीमध्ये होणार आहे. मी स्टार्टिंग फक्त हिंदी मराठीमध्ये केली. माझ्यासोबत आहे विजय. विजय शिव माझा क्लासमेट, माझा रूममेट सगळंच होता तो. आणि आणि हाच आहे जो हायेस्ट पॅकेज घेतलंय त्यानं सेडॅक मध्ये. आणि आपण त्याच्याबद्दल पूर्ण मोस्टली आपण डीएसए ला कव्हर करणार आहेत आणि ओव्हरऑल गोष्टी कव्हर करणार आहेत. पण डीएसए त्याच्यामध्ये जास्त फोकस असणार आहे डीएसए बाबतीत. आणि आता आपण स्टार्ट करूया. आणि जर तुम्ही नवीन असताल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करू शकता. सो आणि हा व्हिडिओ मोस्ट ऑफ द मुलांना शेअर करा, कारण याच्यामध्ये आपण मोस्टली कंटेंट, इम्पॉर्टंट कंटेंट कव्हर केलेला आहे. डीएसए बद्दल कव्हर केलेला आहे. सो आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूया. सो हॅलो विजय, कैसा है भाई? बस भाई बढ़िया हूँ। तू बता। कैसा लग रहा है अब हाईएस्ट पैकेज लेके और अच्छी टॉप मोस्ट एमएनसी कंपनी में जाके? ठीक है, अच्छा है, सब सही है, बढ़िया है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, तू मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे तेरा। और क्या क्या किया तेरा, मतलब इंजीनियरिंग कौन सा किया, कहाँ से किया, और कितने कॉल्स आए, ठीक है। सीसी में कितने थे, बता। ठीक है, तो भाई वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ और मैंने यहीं से अपनी इंजीनियरिंग करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। एक टीयू यूनिवर्सिटी है और उसके एफिलिएटेड कॉलेज है एक महात्मा गांधी मिशंस कॉलेज। तो मैंने वहां से अपनी इंजीनियरिंग करी थी 2023 में। फिर उसके बाद मैं लाइक थोड़ा मतलब मैं ऑल ओवर टीचिंग भी करता था, तो मैंने 3-4 साल इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग करी है। और उसके बाद मैं जॉब के लिए जब स्टार्ट हुआ 2023 में मैंने जॉब के लिए ढूंढना स्टार्ट किया। तो उस समय पे ज़्यादा कुछ था नहीं। और कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट हुई थी फर्मवेयर डेवलपमेंट में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच होती है। तो बट मेरा वहाँ पे स्कोप मेरे को लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट हो पाएगा। आने वाले 3-4 साल में ज़्यादा मैं ग्रोथ में जा पाऊंगा, ग्रोथ ओरिएंटेड हो पाऊंगा। बिकॉज फर्मवेयर डेवलपमेंट के जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगा कि ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया है। और अगर इंडिया में भी है तो थोड़े लोकेशन का बहुत इशू रहेगा। तो ओके। इसलिए फिर मैंने मतलब मेरे एक सीनियर भैया थे, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड है एक, उसके भैया ने मेरे को रिकमेंड किया कि सीडैक कर ले, उससे तेरा सही रहेगा, मतलब तू कर सकता है। तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट सी कैट के लिए जुलाई में दिया था। जुलाई में मतलब जो हमारा सितंबर वाला बैच होता है उसके लिए, सितंबर 2023 के लिए। तो वहां पे मेरी वहां पे मेरी रैंक आई थी 2100। ट्वेंटी ओके। वन नहीं, 2100। तो वहां पे मेरे को सनबीम, टेक्निकली मुझको सनबीम चाहिए था, क्योंकि मैंने सुना है कि पुणे रीजन का सबसे अच्छा कॉलेज सनबीम है। तो मेरे को था कि सनबीम मिल जाए या फिर एक्स पुणे मिल जाए तो ही मैं लूँ। तो उस समय मेरे को मिला नहीं दोनों में से कुछ भी, मेरे को उस समय उस शॉर्टलिस्टिंग में वीटा मुंबई मिला। और मेरे कम रैंक का स्कोर, मैं मतलब मेरे कम रैंकिंग का जो रीजन है मैं यही समझता हूँ कि उस समय मेरे जून के अंदर मेरे फाइनल एग्जाम्स थे और थोड़ा प्रोजेक्ट कॉलेज का ये सब का बहुत ज्यादा काम था। तो मेरे को एक ही महीने मिल पाया था प्रिपरेशन के लिए। और कोडिंग वगैरह से मैंने मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में थोड़ी बहुत कोडिंग करी थी, बट मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं थी। तो इस वजह से उस समय मेरा क्लियर नहीं हो पाया। देन मैंने फिर देखा कि मतलब क्या हो सकता है, कैसे कर सकता हूँ, यूट्यूब से पढ़ा बड़ा, कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं एक एक चांस और ले लेता हूँ और ये फाइनल चांस लेता हूँ सीडैक के लिए। अगर इसमें मेरा होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो भी मेरे को जॉब मिलती है मैं वो लेता हूँ। तो तो उसके बाद मैंने सनबीम का प्री कैट का बैच होता है जो, वो मैंने सितंबर वाला ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो मैंने उसका पे किया और वो ज्वाइन किया। और एज सच बताऊं तो बहुत ज्यादा कुछ उसका फायदा नहीं था। रीजन बिहाइंड, मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता था, मैं जो रिकॉर्डिंग्स होती थी वो ही देख पाता था। तो मैं वही रिकॉर्डिंग्स ही देखता था, तो एज सच बहुत ज्यादा फायदा नहीं था। बट हाँ, ये होता था कि उससे एक बेनिफिट जो मेरे को महसूस होता है कि मेरे को वो बेनिफिट मिला, वो ये था कि मेरे पे कोर्स का पूरा सेगमेंट आ गया। मतलब कि क्या टॉपिक्स है और किन किन चीजों के अंदर मुझे ज्यादा पढ़ना है और किन किन चीजों को ऊपर ऊपर से देखना है, तो वो एक बेनिफिट था उधर। ऑलराउंडर बोलूंगा तो ठीक है, एवरेज एक्सपीरियंस था प्री कैट का। देन उसके बाद मेरी रैंक आई 400, मतलब 399 आई थी मेरी रैंक। तो मेरा सनबीम में मैं कंफ्यूज था कि मैं डीबीडीए लूं या फिर डैक लूं। तो मेरे को जो मेरे सीनियर भैया थे, जो मैं बताया जिन्होंने सीडैक करी थी 2014 में, उन्होंने 2014 में करी थी और राइट नाउ वो भी अमेजोन में है, अच्छा पैकेज है उनका। तो मैंने अरे उनकी वाह। बात सुनी, उनसे पूछा मैंने कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख डीबीडीए तू कर सकता है, वो भी अच्छा कोर्स है, एआई के रिलेटेड हो जाएगा। बट लेकिन जावा तू सीडैक से अच्छी सीखेगा। जावा एक बहुत मुश्किल है जो कि टेक्निकली यूट्यूब से सीखना उतना आसान नहीं हो पाता है। तो उन्होंने बोला कि तू लाइव क्लासेस लेगा, वहां पे बैठेगा, डाउट्स पूछेगा, तो तेरे को और बेनिफिट होगा, तो डैक के लिए जा।
तो मैंने उनकी बात को सुना, जैसे लास्ट टाइम सीडैक करने के लिए भी उन्होंने ही रिकमेंड किया, तो मैंने डैक कोर्स के लिए अप्लाई किया और सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया सनबीम में। फर्स्ट लिस्ट में मेरे को नहीं मिली थी, सेकंड लिस्ट में मेरे को मिला। तो उसके बाद फिर बस मैं दिल्ली से हूँ तो मैं पुणे आया, शिफ्ट हुआ वहीं पर। तो ये ओके। था मेरा पूरा सो सीडैक तक ग्रेट का। ग्रेट। तो इतना इसका स्ट्रगल रहा है। तो इसको मैं पूछूंगा कि सीकैट की प्रिपरेशन कैसे की, उसके फ्री रिसोर्सेज क्या है, तूने कैसे मतलब अदर देन प्रीकैट का कोर्स। हाँ, तो मैं वो मतलब मैंने जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, तो अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो फ्री सोर्सेज में जो मेरे को दिक्कत थी वो बस इतनी सी दिक्कत थी कि वहां पे डिफाइंड सेक्शंस नहीं पता होते थे कि पढ़ना क्या है एक्चुअली। ऑल्दो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल था फ्री में, बट मेरे को ये नहीं पता था कि पढ़ना क्या है। क्योंकि जैसे सी सी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है सौरभ शुक्ला नाम का, तो उससे हम्म। मैंने सब कुछ पढ़ा और उससे मेरे को कोडिंग एक्चुअली करनी आ गई सी के अंदर। बट हम्म। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो सी कैट का पेपर होता है उसमें जिस टाइप के ट्विस्टर्स आते हैं ना, वो वहां पे पूरी तरह नहीं हो पाते हैं सॉल्व। तो उसके लिए ओके हम ओके। लोग ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें और उनसे कुछ टॉपिक्स दें और उसको बोले कि हमको ट्विस्टर्स जनरेट करके दो कोड स्निपेट्स के। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी उस टाइम फॉलो करी थी और उससे भी मेरे रैंक 2100 आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो मेरे साथ थे, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने दिया था तो उसकी रैंक बहुत कम थी, 6000 समथिंग, क्योंकि वो ये सब स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर पाता था। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सब करना भी बेटर है। और अगर जो मेजर प्रॉब्लम है फ्री रिसोर्सेज की, बस वही है कि आपको टॉपिक्स पूरी तरह पता होने चाहिए। और वो तो शुभम भाई ने चैनल पर डाल ही रखे हैं कि क्या एग्जैक्ट पढ़ना है, तो हाँ वही वही उससे है ऑलरेडी जाएगी। मैंने मोस्टली डाला है उसमें कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सो उस हाँ, इसके ये बारे एक में मेजर पॉइंट। हाँ, तो विजय ने उसके बारे में अभी बता दिया। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। जो अपना जो एक 1 मंथ का टाइम था सेकेंड रैंक आने के बाद और कॉलेज मिलने के बाद, तो उस समय तूने कैसा यूटिलाइज किया वो टाइम, और तूने क्या किया यार, उसमें। मैं एक्चुअली बताता हूँ सच बात। मैं हम्म। थोड़ा थोड़ा मैं फैमिली वाला ज्यादा हूँ, मतलब मेरे हम्म। को घर पे रहना, दोस्तों के साथ घर पे रहना बहुत पसंद है। तो मेरे को उस समय ऐसा था कि भाई एक महीना ही बच रहा है, उसके बाद मैं पुणे चला जाऊंगा और मेरे को मालूम नहीं है मैं 6 महीने 8 महीने तक तो कंटिन्यूस आ ही नहीं पाऊंगा। और उसके बाद भी अगर मेरी प्लेसमेंट पुणे में ही होगी, जो कि 95% चांसेस वहीं के ही है, तो मैं वैसे ही नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने सोचा ये एक महीना यूटिलाइज उन्हीं के साथ करो। तो मैंने एक महीना कोई पढ़ाई नहीं करी है, मैं सिर्फ बाहर घूमा दोस्तों के साथ अपने और घर वालों के साथ बस। मैंने उस ओके। समय कुछ खास पढ़ाई नहीं करी। अच्छा। ये कह तो सकते हैं कि मैंने सी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी रिवाइज करी थी हम्म। सीडैक पुणे आने से एक हफ्ता पहले। सी अच्छा प्रोग्रामिंग रिवाइज करी थी अच्छा। और बस दैट्स, और कुछ नहीं करा। ओके। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में मेंशन किया है कि वो 1 महीने में क्या करना चाहिए, क्या किया था। तो ये बता तूने क्या करना चाहिए वो लोगों ने कि 1 महीने अब अगर एक मैं महीना मिल रहा है। पर्सनली बताऊं तो भाई उस समय पर आपको है ना अपना एक तो रिवीजन कर लो सी कैट का ही। जैसे कुछ बहुत ऐसे टॉपिक्स है जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं बट वो इंपॉर्टेंट है इफ आप नॉन आईटी से हो। तो आपको नेटवर्किंग जैसा टॉपिक थोड़ा सा करना चाहिए, ब्रशअप। और हाउ इंटरनेट वर्क्स, क्योंकि कुछ टीचर्स आएंगे वहां पे जो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि भाई देखो ऐसे 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 करके वेबसाइट होती है, ऐसे ऐसे करके पीछे सर्च इंजन ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे सर्वर होते हैं, और आपके सब सर के ऊपर से जाने वाला है। और देन आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमने प्रीकैट में भी नहीं पढ़ा था, बट एक्चुअली आपको उसका बहुत बेसिक वर्जन पढ़ाया गया होता है। वो हमें ध्यान नहीं आता क्योंकि एक बहुत टाइम स्पेन हो जाता है, मतलब 1-2 महीने गुजर गए हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड याद नहीं रहता है कि हमने पढ़ा है। तो मेरे ख्याल से आप नेटवर्किंग और ओएस के टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज कर लो, और हाउ इंटरनेट वर्क्स, और वेबसाइट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, और कंसोल्स वगैरह, जैसे कि आप गूगल क्रोम, हाउ ब्राउजर वर्क्स टेक्निकली, ये कह सकते हैं कि हाउ ब्राउजर वर्क्स, वो कैसे काम करता है। तो इसके बेसिक्स आपको आने चाहिए। अच्छा। तो ये आप थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से करो, और अगर टाइम परमिट करता है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, ये सब मेरा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा अपने मेन रिएक्ट, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्लस हम्म। रिएक्ट, और थोड़ा सा जावा, ओके कोर जावा, ये आप ओके जितना हैंड्स ऑन ले सकते हो उतना ले लो। ओके। तो अपन इसके बाद मॉड्यूल पे जाते हैं। तूने अपने जो मॉड्यूल्स है इतने फास्ट चले गए, इतना मतलब उनमें से कौन सा डिफिकल्ट चला गया, और अगर तू फिर से सिडैक करना चाहेगा तो क्या गलती नहीं करेगा उन मॉड्यूल एट द टाइम ऑफ मॉड्यूल। सो मुझे हाँ। ऐसा लगता है मेरा सबसे बुरा मॉडल C++ गया था, क्योंकि हम्म। वो फर्स्ट मॉडल था। और हम्म। भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, सुबह 5 घंटे क्लास लेक्चर लेना,
और उसके बाद 4 घंटे लैब लेना। भाई स्टार्टिंग में बिल्कुल हालत खराब हो जाती थी, सुबह बहुत सुबह ज्यादा। बहुत नींद आती थी। तो वो मेरा सबसे मुश्किल मॉड्यूल था, क्योंकि मेरे को उसमें अपने आप को एडजस्ट करना था उस लाइफस्टाइल के लिए। देन उसके बाद मेरे को थोड़ा स्प्रिंग बूट, अपना एडवांस जावा का मॉड्यूल थोड़ा टफ लगा। ठीक हम्म। है। और बस बाकी तो बाकी और कुछ नहीं, सी स्प्रिंग बूट के शार्प बारे का। में, हाँ, एडवांस जावा। स्प्रिंग, हाँ एडवांस जावा स्प्रिंग बूट आप एक बार अगर गो थ्रू करो तो कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतना, मतलब जितना सीडैक में पढ़ाते हैं उस लेवल का आप यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के पढ़ पाओगे। ओके। तो एट द टाइम ऑफ जो सड़क था चल रहा था, मॉड्यूल चल रहे थे, उस टाइम में, हम्म। उस समय तुझे क्या लगा कि कौन सी इम्पोर्टेंट चीज लगी जिससे जिसने तुझे मतलब हेल्प की सीसीए में, और मतलब लाइक नोट्स, अरे फोकस करना है लेक्चर में, और लाइक व्हाट स्ट्रेटजी। देखो भाई, स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो मैंने सीसी के लिए स्टार्टिंग में, जब मेरे को, मैं जब रूम पे गया अपने, मतलब तू भी वहीं था तुझे मालूम है, तो हमारे सीनियर्स थे जो प्लेस हो गए थे और कुछ नहीं हुए थे। तो उन्होंने हमको यही गाइड किया था कि सीसी के लिए डे 1 से पढ़ लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मैंने सीसी के लिए एज सच स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ अपने लेक्चर्स पे था डिफाइंड, और थोड़ा बहुत जो मैंने नोट्स बनाए थे उस पे। देन जब सीसी के लिए हमें लास्ट एक वीक छुट्टी मिली, और सीसी से जस्ट एक महीना पहले थोड़ा मैं सीरियस था, तो मैंने उसके रिगार्डिंग अपने जो हमारे मॉड्यूल्स थे उनको अपने ही नोट से रिवाइज किया। देन जो सीक्रेट है वो तो ऐसा होता है कि आपको नोट्स वगैरह रिवॉल्व होते हैं, हर सेंटर के हर जगह के आपके पास पहुंचते हैं, तो आप उससे पढ़ो और उससे हो जाता है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सा तो एक लक फैक्टर रहता है, एक लक फैक्टर रहता है, बिकॉज हमने खुद रियलाइज किया था कि कुछ पेपर बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे, डिफिकल्ट है। जिनका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस लेवल के क्वेश्चन होंगे, और वो हमारे ही सेट में थे। और दूसरे सेट में वही सेम पेपर बहुत इजी है। ये तो वो बहुत थोड़ा मतलब लक इस, रहता है। हाँ, इसके बारे में ये बताना हम्म। चाहूंगा, क्योंकि शुरू में इतना रो रहा था, ये मैं भी रो रहा था कि हट जा रहे हट जा रहे। जब इसका हमारा रिजल्ट आया सेम सीसी सेट था दोनों का। का सीसी का जब रिजल्ट आया ना, तब बिल्कुल। सबसे हाईएस्ट इसने लगाया था। और एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन हम सब रो रहे थे कि यार गंदा आएगा, ये भी मेरे साथ था। बहुत है यार, गंदा जा रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, पता क्योंकि नहीं 60 हाँ भी बहुत आएंगे। अनप्रिडिक्टेबल पेपर थे। हाँ 50 भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरे को अभी भी एक क्वेश्चन याद है डेटाबेस की मॉड्यूल से, सिग्मा क्या होता है। अब जिसने बहुत डेप्थ में पढ़ा है या जिसको हाँ, थ्योरी बहुत अच्छे से आ रही है, तो आई होप कि वो शायद उसको बता पाए, बट मेरा उतना नहीं था नहीं। नहीं तो नहीं ऐसे मतलब, क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, हाँ तो हाँ, दिक्कत होती कुछ अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, है। और जो मतलब हमने पढ़े पढ़े भी नहीं थे, इतना बेसिक से किया भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस वहाँ में आए थे सीसीए में। सो वो क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो। तेरे को क्या लगता है अपन ने किस पे फोकस किया और किस पे करना चाहिए था एट द हाँ, पूरा मेरे को ओवरऑल ऐसा स्टडी लगता है फेज। कि हमने है ना अपने उन मॉड्यूल्स पे ज्यादा टाइम दे दिया जो हमें आते थे। जैसे आते मैंने थे। सी प्लस प्लस को पूरा एक हफ्ता पढ़ा, और मैंने डेटाबेस को 2 दिन लगाए, 2 3 दिन मैंने वो डेटाबेस पढ़ा। जावा मैंने एक ही दिन में खत्म किया। स्प्रिंग बूट तो मैंने एक हफ्ता पढ़ा पूरा अप्रोक्स, स्प्रिंग बूट अपना एडवांस जावा का मॉड्यूल पूरा ये 1 वीक पढ़ा। तो मेरे को लगता है कि जैसे सी प्लस प्लस का मॉड्यूल थोड़ा कम हो सकता था, डेटाबेस का मॉड्यूल शायद एक दिन 1.5 दिन में खत्म किया जा सकता था, सी प्लस प्लस भी 2 दिन से ज्यादा नहीं देने चाहिए थे। एडवांस जावा इज फाइन, उसमें लगता है 4 5 दिन एटलीस्ट लग ही जाते हैं, क्योंकि उसमें हर हर छोटे टाइम स्पैन के बाद टॉपिक चेंज होता है। कि पहले सर्वलेट्स पढ़ो, उसमें एक दिन लग गया, देन एकदम से सर्वलेट चेंज होते हैं और कुछ आ जाता है, फिर और कुछ आ जाता है, जेएसपी आ जाता है, फिर स्प्रिंग आ जाता है, फिर स्प्रिंग बूट आ जाता है, तो वो थोड़ा रहता है। और लास्ट सबसे मुश्किल टॉपिक स्प्रिंग सिक्योरिटी, वो तो भाई पूरा एक दिन लेता ही लेता है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता बिल्कुल है कि उस पर टाइम देना चाहिए था, जहां पे मैंने दिया भी, बट मुझे लगा वो फिर भी कम था, क्योंकि बिल्कुल। मॉड्यूल बहुत फास्ट हो गया था उस टाइम हमारा, क्योंकि वो लास्ट मॉड्यूल था हमारे सीडैक कोर्स का, तो वो बहुत फास्ट हो गया था, तो इस वजह से क्लास में उतना ज्यादा, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा टीचर ने ये पढ़ाया तो उतना एब्जॉर्ब होके घर पहुंच के वो पढ़ सके। क्योंकि हमारी मेरी शुरू से आदत थी कि ये तो हमारे साथ रूम में ही था, तो इसने भी हमको भी देखा, और ये भी ऐसा ही था कि हम लोग क्या करते थे क्लास के बाद, नॉर्मली हम सनबीम में ही खाना खाते थे कैंटीन में। तो 7 बजे खा करके 7:30 8 बजे तक आ जाते थे, फिर अपना 1 2 घंटा रेस्ट करके रात को 10 बजे वापस लगते थे, और 1.5 2 घंटे पढ़ के सो जाते थे। और ये भी रोज नहीं होता था, हाँ ये हर ऐसे समझ सकते हैं कि वीक में अगर 7 डेज है, क्योंकि भाई आप अगर सीडैक का कोर्स करने आए तो आप वीक को 5 डेज या 6 डेज नहीं बना सकते, आपको पूरा 7 डेज ही बनाना 7 days पड़ेगा बनाना संडे पड़ेगा। इंक्लूड करके। यस। तो ये कह सकते हैं कि वीक में एटलीस्ट 4 डेज
आउट ऑफ 7 हम रात को पढ़ते थे क्लास के बाद। अच्छा। तो वो एक मेरे को लगता है कि हाँ उसने मेरे को बेनिफिट किया। बट वो लास्ट मॉड्यूल में हो नहीं पाया, तो इसलिए मेरा एडवांस जावा थोड़ा वीक पड़ गया था। बट बिल्कुल ऑल दो बिल्कुल। उसका टेस्ट सीसी का एग्जाम उसका बहुत इजी आया था, तो इस वजह से उसमें अच्छा स्कोर रहा मेरा। उसमें मेरे 40 में से 35 थे, तो वो मेरा इसलिए अच्छा स्कोर रहा क्योंकि वो इजी था और मैंने उसमें टाइम दिया था लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अपन क्या करेंगे अब, फुल फोकस अपना पूरा 5-10 मिनट जो दे सकते हैं डीएसए पे फोकस करेंगे कि अब डीएसए कितना मैटर कर रहा है। और अब अपन ने क्या गलती की कि डीएसए क्यों नहीं किया। शुरू में तूने तो कर रहा था, तू शुरू से ही बोल रहा था कि डीएसए करो, लीड कोड करो, लीड कोड करो। पर हम हमारे से हो नहीं रहा था, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था कि डीएसए का प्रॉब्लम करे, लीड कोड स्टार्ट करे। तो अपन हम्म। फोकस करते हैं डीएसए पे अभी। अपन ने मॉड्यूल कवर कर लिए, सीसी सीसी का कवर करते हैं बाद में, पर पहले डीएसए पे फोकस करते हैं। तो डीएसए पे A to Z बता, जो तुझे बताना चाहता है तू। देखो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे को कैसे वो स्ट्रैटेजी पता चली। एक्चुअली हाँ। हमारे कोर्स में एक पिछले बैच का बंदा था जो कि मेरा फ्रेंड बन गया था अच्छा। और मेरे को एक्चुअली ये बात मालूम नहीं थी कि वो पिछले बैच से, मतलब उसने एक हम्म। एक साल पहले सिडैक करा है। और ड्यू टू कुछ रीजंस की वजह से उसको उस टाइम पे प्लेसमेंट नहीं मिला, तो उसने एक और टास्क रिस्क लिया कि एक और बार करता हूँ। और वो भी मेरे साथ ही प्लेस्ड है। होपफुली अच्छी बात है उसके लिए, तो वो मेरे यस साथ ही यस। प्लेस्ड है और बहुत बढ़िया ड्यूस बंदा है। ड्यूस। तो उसने मेरे को जैसे गाइड किया था और मैंने वही फॉलो अप किया। तो मैंने फर्स्ट मंथ, आप मान के चलो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, मतलब ये मान लो 1.5 मंथ, स्टार्टिंग के मार्च और अप्रैल मिड तक मैंने सिर्फ अपने सीडैक कोर्स पे फोकस करा था। रीजन बिहाइंड बिल्कुल एकदम शेड्यूल चेंज था। घर पे था जब तक, तब तक 2 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाते थे। वहां गए तो सुबह 5 घंटे का लेक्चर, 4 घंटे की लैब, फिर घर आके भी कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ रहा है। फिर मॉड्यूल एंड टेस्ट होता था, तो कभी कभी रात के 2 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अगले दिन मॉड्यूल एंड टेस्ट है। तो वो सब पे हमारा बहुत टाइम जाता था। बट फिर जब मेरा 1 महीना 1.5 महीना हो गया और मैं उस शेड्यूल में फिट हो गया कि मतलब अब मेरे को वो यूज टू होने लगा मैं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शाम के टाइम को रिवीजन से हटा के, मतलब जैसे कुछ आसान मॉड्यूल्स आ जाती हैं, ओएस की मॉड्यूल थोड़ी इजी रहती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है क्योंकि कम टाइम की होती है। डेवऑप्स वाला पार्ट हो गया हमारा, और डेटाबेस वाला थोड़ा पार्ट हो गया। खैर डेटाबेस में टाइम नहीं मिलेगा आपको शाम को कुछ करने का अगर आप सनबीम में हो तो। उसके अलावा अपना रिएक्ट वाला पार्ट, तो उसमें मेरे को ऐसा था कि मैं घर आके थोड़ा फ्री होता था। तो मैंने ये करा था कि मैं आकर के, जो अभी तक मैं 4-5 दिन रिवीजन करता था उसमें मैंने 2 दिन डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। कि मैं एक दिन कभी तो रिएक्ट पढ़ूंगा रात को, रिएक्ट क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आता हूँ उस पर भी। और दूसरा मैं डीएसए करता था। तो डीएसए का मेरा पैटर्न ये था कि पहले तो मेरे को भाई लोगों ने बोला कि यार तुम कोर्स करो, क्या कहते हैं कोर्स इन द सेंस, तो यूट्यूब पे आपने बहुत से नाम सुने होंगे। जैसे मैंने स्ट्राइवर का A to Z कोर्स था, उसके अलावा लव बब्बर का C++ का कोर्स। तो मैंने सोचा कि मैं उनको फॉलो अप करूं, बट सीडैक में रहते हुए उतना टाइम नहीं होता है कि आप वो सारी वीडियोस कवर कर लो, सारे टॉपिक्स को एब्जॉर्ब कर सको। तो मेरे को जो गाइड किया था मेरे सीनियर ने, मेरे एक और फ्रेंड है, एक और भैया है जो मेरे से एक बैच पहले ही थे, दिल्ली से ही थे वो, तो उनसे मेरी अच्छी बात थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि डीएसए करने का बेस्ट वर्जन है कि आप टॉपिक उठाओ। जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी एरे से, तो मैंने एरे, फिर स्ट्रिंग करा। देन एरे के बाद, एरे और स्ट्रिंग करने के बाद मैंने इनका मिक्स करना स्टार्ट किया कि एरे और स्ट्रिंग्स के मिक्स क्वेश्चन। देन मैंने एल्गोरिदम्स पे काम किया, जैसे 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है, प्रीफिक्स सम, और स्लाइडिंग विंडो। तो मैंने ये 5 टॉपिक्स को पहले, और हैशिंग, 6 टॉपिक्स। हैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हैशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैशिंग और 2 पॉइंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन स्लाइडिंग विंडो। तो आप ये 6 टॉपिक्स को मैंने स्टार्टिंग में उठाया, और मैं ये करता था कि मैं लीड कोड पे जाता था, फिल्टर लगाता था, बेसिक फिल्टर लगाता था। और लीड कोड पे जाके फिल्टर लगा करके डायरेक्ट एरे के क्वेश्चन उठाता था जिनमें टैग एरे का है, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रिंग के करता था, फिर मैं वो ढूंढता था जिनमें एरे स्ट्रिंग मिक्स है, या वो ढूंढता था जिनमें एरे और हैश टेबल है, या फिर वो ढूंढता था जिसमें एरे और स्लाइडिंग विंडो है, या एरे प्रीफिक्स, स्ट्रिंग प्रीफिक्स, एरे स्ट्रिंग हैश टेबल, ऐसे टैग्स हैं। मैं वो वाले टैग के क्वेश्चन ढूंढता था, और उनमें लाइक्स देखता था कि क्वेश्चन पे लाइक्स कितने हैं। लाइक 1,000 से ज्यादा या 2,000 से ज्यादा लाइक्स है, तो मैं उस क्वेश्चन को उठाता था और करता था। और कभी कभी थोड़ा वो ईगो पे आ जाता था कि अरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। अगर उस पे लाइक्स नहीं भी है, या उसमें कोई टैग नहीं भी है, तब भी कभी कभी एक कुछ हो जाता था कि भाई ये वाला क्वेश्चन उठा लिया है गलती से, अब ये हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आसान है पर सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर उस पे भी लग जाते थे। तो मैंने इजी लेवल के क्वेश्चन करे थे, अप्रोक्सीमेटली 160।
160 के आसपास मैंने इजी लेवल के क्वेश्चंस करे थे सारे, इन्हीं टॉपिक्स पे। देन मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करता हुआ मीडियम पे गया, कि सिर्फ मीडियम लेवल के एरे, फिर मीडियम लेवल के स्ट्रिंग, और फिर वही कॉम्बिनेशन सेम टैग्स देखते हुए मीडियम लेवल पे। मीडियम लेवल के अप्रोक्सीमेटली मैंने करे होंगे 40-45, ज्यादा नहीं करे, वो बहुत कम थे। और इसमें 40-45 में मान लो 7-8 हार्ड लेवल के होंगे, वो भी मैंने वीडियो देख के सॉल्व कर लिए थे। लाइक मैंने अपना दिमाग, अपना टाइम ज्यादा नहीं लगाया। ऐसा था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, फर्स्टली जैसे मेरे स्टार्टिंग में मैंने जब करना स्टार्ट किया तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग वो सब ठीक है, वो सेकेंडरी है। बट एक होता है कि आपको फीलिंग आती है कि हाँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या ये कोड मेरे से बनेगा। तो मैं उसके लिए क्या करता था, स्टार्टिंग में मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता था। मैं सीधा यूट्यूब पे जाता था, कुछ क्वेश्चन जैसे मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल फ्रेश लगा, तो मैं बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन को यूट्यूब पे डालता था। यूट्यूब पे उसका देख लेता था कि अच्छा इसका सॉल्यूशन ऐसे है, और उसको अपनी कॉपी में लिख लेता था, सिंपल, कि भाई इसका ये फॉलो अप है और मेरे को ये चीज देखनी है इसमें, कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन मैं कोशिश करता था कि नेक्स्ट टाइम उस टाइप का क्वेश्चन मेरे को मिलता है तो मैं उसको बिना देखे सॉल्व करूं। एग्जाम्पल के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन बोलता हूँ, कि मेरे को रिवर्स करना है कैरे। अब मेरे को मान लेते हैं नहीं आता कि यार कैसे करते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे देख लिया। अब मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे को काउंट चाहिए सारे वेरिएबल्स का, जितने भी एक एरे के अंदर वर्ड्स लेटर्स हैं उसका काउंट चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन ट्रेवर्सिंग का है, कि भाई मैं फर्स्ट से लास्ट तक ट्रेवर्स करके काउंट करूंगा। तो इसकी टाइम से कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लॉग ऑफ एन, सॉरी ओ ऑफ एन। अब मेरे को इसको लॉग ऑफ एन में करना है, मान लेते हैं मुझे इसे log ऑफ एन में करना है। तो मैं उसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे देखता था कि अच्छा मैं इसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं हैशिंग लगा सकता हूँ क्या। तो मैं हैशिंग सीखी और मैंने इस क्वेश्चन को हैशिंग से सॉल्व किया, जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे करके मैंने धीरे 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 चेंज करा। धीरे धीरे मैं एक्स्ट्रा बताता गया कि मेरे को ऐसे करना है या वैसे करना है। और ये मेरा पूरा फॉलो अप था कि ऐसे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करो। अगर कोई बिगिनर है, लाइक जो नॉन आईटी वाला है, उसको बेसिक क्लियर नहीं है, तो क्या प्री रिक्विजिट है जो वो हाँ कर ये सकता मैं है अभी बिफोर मैं भूल गया स्टार्टिंग ये डीएसए? बताना। हाँ मैंने देखो मैंने क्या किया था, जैसे मेरे को हैशिंग नहीं आती थी, मेरे को स्लाइडिंग विंडो नहीं आता था। तो मैंने हैशिंग एल्गोरिदम्स, हैश टेबल की और हैशिंग की एल्गोरिदम्स जो है बेसिक, जो हमारी नॉर्मली क्वेश्चन बनाते हुए सॉल्व होती है। देखो हैशिंग का एक थ्योरेटिकल एल्गोरिदम और एक थ्योरेटिकल वर्जन है, वो डिफरेंट है, वो आप सीडेक में भी पढ़ोगे। बट एक वर्जन है जो आपको कोड क्वेश्चन, लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लगेगा, कि आपको नंबर्स काउंट करने हैं, तो आप हैश मैप यूज कर सकते हो, या एरे यूज कर सकते हो, या प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। तो ऐसे 3 टाइप्स हैं ये। तो इसके लिए मैंने स्ट्राइवर का A to Z कोर्स था, उसके अंदर से मैंने एक वीडियो थी उसकी हैशिंग का सीरीज थी, जिसमें उसने 3 वीडियोस बना रखी थी हैशिंग के सारे एल्गोरिदम्स की। और एक स्लाइडिंग विंडो के लिए भी मैंने, वैसे स्लाइडिंग विंडो के लिए स्ट्राइवर का मेरे को पसंद नहीं आया था, तो मैंने एक, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, मैंने किसी एक रैंडम यूट्यूबर का देखा था, उससे मेरे को समझ में आ गया था, तो मैंने स्लाइडिंग विंडो उससे सीख लिया था। उसकी जहां तक मुझे याद है 1 घंटे की एक वीडियो में स्लाइडिंग विंडो के 2 एल्गोरिदम थे, दोनों सिखाए थे उसने कोड के साथ, कि कैसे अप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि आपको वो आ जाएगा कि चलो ठीक है हाँ एरे में ट्रैवर्स करते हैं फॉर लूप से, बट लेकिन करना क्यों है एप्लीकेशन, वो आपको थोड़ी सी क्वेश्चन बनाते बनाते आएगी। तो वो आपको बनाते रहना पड़ेगा, बनाते रहना पड़ेगा। मैंने इतना ही डीएसए किया था। उसके अलावा मैंने लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू, ये तीनों तो मैंने सिर्फ थियोरेटिकल पढ़े थे, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन सीखी थी, और कुछ नहीं। ओके, तो कलेक्शन का कितना रोल था इसके इसमें? देखो भाई मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मैंने कलेक्शन यूज नहीं किया था, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ऐसा था कि मैंने जो सुना था कि कुछ कुछ कंपनियां लैंग्वेज स्पेसिफिक आ जाती हैं, कि भाई C++ से ही कर दो, जावास्क्रिप्ट से ही कर दो। तो वहां पे फिर कलेक्शन में मैं फंस जाता। तो मैंने बिल्कुल। ज्यादातर क्वेश्चन ट्राई करे मैं विदाउट यूजिंग कलेक्शन करूँ। हाँ बाकी मैंने कलेक्शन की थ्योरी पढ़ ली थी, कि सेट और मैप में क्या डिफरेंस होता है, और इंटरव्यू परस्पेक्टिव से एरे लिस्ट एरे में क्या डिफरेंस है, एरे लिस्ट लिंक लिस्ट में से फास्टर कौन है, क्यों है, और इनके थ्योरी, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, स्टोरेज स्टोर कितना करते हैं ये अपने अंदर वेरिएबल, इनकी लिमिट कैसे इंक्रीज हो रही है, हैशिंग के थ्रू कैसे होती है। तो वो सब क्वेश्चंस को मैंने कर लिया था। और ऑल दो इसमें से काफी सारे क्वेश्चन तो सीडैक में मैंने कोर्स के दौरान ही, क्लास में टीचर्स ने काफी सारे वाइंड अप करवा दिए थे। और कुछ आप अपने दोस्तों से, गूगल से, यूट्यूब से पा ही लेते हो सवाल। तो वो सब मैंने ऐसे सॉल्व करे थे। तो तो कलेक्शंस डीएसए, मैंने एज सच यूज नहीं किया ज्यादा। हाँ, तो डीएसए का मतलब कौन कैसे क्वेश्चन आए थे पैटर्न में?
भाई पैटर्न में तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे। मेरे को उसमें दो क्वेश्चन आए थे, तो मैं दो उसमें से एक ही सॉल्व कर पाया था। उसमें भी आधा ही हुआ था। बाकी उसमें कुछ एडब्ल्यूएस के क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, और कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर, तीन क्वेश्चन उसके अंदर थे सीक्वल के। पर सीक्वल का जब मैंने अभी बोला कि लैंग्वेज स्पेसिफिक, सीक्वल के क्वेश्चंस में उसमें ये हो गया था कि भाई तीनों क्वेरीज अलग अलग लैंग्वेज से, एक एमएस एसक्यूएल, एक माई एसक्यूएल, एक एसक्यूएल लाइट। ऑल्दो ये तीनों सेम ही होती हैं, मतलब इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, बट हम्म। कुछ होते हैं ना कि कुछ सिंटैक्टिकल एरर हो सकते हैं। तो वो आ रहे थे मेरे को उस समय टेस्ट के दौरान भी, तो वो मैंने कैसी तरह रिजॉल्व कर लिए थे। अच्छा, क्या क्या प्रोसीजर रही पैटर्न की पूरी, मतलब स्टार्टिंग में पैटर्न का जो था, पैटर्न का हमारा फर्स्ट जो था वो तो शॉर्ट लिस्टिंग हुई, रेज्यूमे और वही उसके रिगार्डिंग। देन हमारा पहला टेस्ट था जिसमें दो मीडियम लेवल के कोडिंग क्वेश्चन थे। ऐसे मैं पूरी तरह डिस्कस नहीं कर सकता क्वेश्चन क्या थे, बट मैं टॉपिक बता सकता हूँ। हाँ पहला मतलब। एक क्वेश्चन था बाइनरी ट्री का, मीडियम लेवल हार्ड लेवल का। हम्म। और एक उसमें स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन था। जैसे मैंने बोला स्लाइडिंग विंडो, हैशिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन आता है। ये जो पांच छह टॉपिक्स हैं इसमें से आते हैं। तो अगर आप जैसे बात करो कि एक मीडियम लेवल कंपनी जिसका पैकेज 6 to 10 के बीच में है, तो वो इस टाइप के सवाल आपसे इंटरव्यू भी पूछ सकती है हैशिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि पैटर्न के इंटरव्यू में मेरे से हैशिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे काफी, और बाइनरी सर्च के पूछे गए थे काफी। तो वहां मेरे से ये सवाल थे, तो ये सब आपको आने चाहिए। अरे हाँ, अब मैं यहाँ पे एक चीज जो मैंने डीएसए में मिस कर दी, जो मेरे को अभी याद आ गई है, कि एरे का मतलब ये नहीं होता है कि एरे मतलब ट्रैवर्स करने वाले। एरे के अंदर टॉपिक्स हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग। तो आपको ये सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करनी आनी चाहिए। जैसे फाइंडिंग द सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट, फाइंडिंग द सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट। तो ये आप कर सकते हो लीनियर सर्च के साथ भी, कि आपने क्या किया, एक एरे ट्रैवर्स किया, उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। जब आपको फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट मिल गया तो आप क्या करोगे, उससे जस्ट छोटा ढूंढोगे। ठीक है ना, ये आप परफॉर्म करोगे, बट आप इसको बाइनरी सर्च से भी कर सकते हो, जिससे आपकी इसके टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो इस टाइप के आपको एल्गोरिदम, मतलब इस टाइप के एल्गोरिदम्स का एप्लीकेशन आना चाहिए एरे के अंदर। एरे के अंदर ये हो जाता है आपका, तीन टाइप की सॉर्टिंग है और दो टाइप की सर्चिंग है। तो ये आपको होनी चाहिए अच्छे से, और इनके एटलीस्ट मिनिमम कुछ एप्लीकेशंस होने चाहिए आपके पास, कि ओके। आपको कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस पता हो। हाँ, तो ये हो गया अपन जो बिगिनर है, जो नॉन आईटी वाला है, जो उसको प्रीरिक्विजिट क्या चाहिए और उसके साथ वो स्टार्ट कर सकता है। और एवरीवन ने, सब ने स्टार्ट करना चाहिए। जो जब से अपन ने स्टार्ट स्टार्ट किया ना, थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम देके लीड कोड कौन सा भी स्टार्ट करो। विजय ने बताया जैसे देखो अब अरे। इसमें क्या कर सकता है एक बिगिनर, जिसको नहीं आता है, मतलब जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे करना है या क्या है प्रोसीजर। वो जैसे तुमने बोला, जैसे तूने बोला अभी कि भाई वो एक महीने का टाइम स्पेन है, उसमें आप 15 दिन बैठो और सिर्फ जावा के बेसिक्स कोडिंग समझ लो, कि अच्छा सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट लाइन का मतलब क्या होता है। अच्छा इसमें क्लास का, हमें कोई क्लास से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फॉर लूप चलाना आना चाहिए, क्योंकि लीड कोड पे आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको अच्छा ऑब्जेक्ट बनाना आता है, अच्छा जी इनहेरिटेंस आती है, उसका कोई मतलब नहीं होता वहाँ पे। वहां पे ओनली आपको चाहिए होता है कि आपको लूप्स और ये सब बेसिक्स, एरे वेरे, इन सबको आपको जावा से लिखना आना चाहिए बिल्कुल। बेसिक, कि अच्छा मैं एरे से ऐसे लिखूंगा तो ये इसका सिंटैक्स ये है। टेक्निकली जावा का बेसिक कोडिंग सिंटैक्स जैसे आपको सी का आ गया है, आप सी में फॉर लूप, इफ, स्विच केस ये सब यूज कर सकते हैं, वैसे आप जावा में इतना यूज करना सीख जाओ, जो कि मैंने खुद 10 दिन में सीखा था जब मैं सेकंड ईयर में था। ठीक है, जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने खुद 10-15 दिन के अंदर जावा का बस ये सीखा था, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि या तो सी प्लस प्लस में कोडिंग करो लीड कोड पे, या जावा। और बिल्कुल सच बताता हूँ, सी प्लस प्लस में करने की कोशिश करी थी, मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने जावा से करी। जबकि मुझे मालूम है कि लोग कहते हैं कि सी प्लस प्लस इज बेटर फॉर कॉम्पिटेटिव कोडिंग फॉर लीड कोड, पर मेरे को नहीं आया मजा, तो मैंने इसलिए जावा से शुरू कर दी थी। मेरे को कलेक्शंस नहीं आते थे, मेरे को बिल्कुल जीरो कलेक्शंस आते थे, बट मेरे को सिर्फ एक हैश मैप चलाना आता था और एक एरे लिस्ट चलाना आता था बस। चलाना, इंटरनल्स बिल्कुल नहीं पता था, इतना पता था कि अच्छा एरे लिस्ट ARR इक्वल टू करके न्यू एरे लिस्ट, और ऐसे कॉनिकल ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स लगा करके अच्छा एक एरे लिस्ट बन जाती है, इतना आता था। ठीक ओके। है, बेसिक इतना, वो भी मैंने अच्छा। गूगल से देख देख के करे हैं। तो इतना ओके। आप लोग 10-12 डेज में सीख लो, ताकि आप जब कोर्स में आओ तो 1-2 महीने के टाइम स्पेन, 1-2 महीने अपने आप को एडजस्ट करो कोर्स के अंदर, उसके बाद स्टार्ट कर दो लीड कोड, ताकि आप लोग आराम से टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे ना। देखो फर्स्ट मंथ तो मैं बता सकता हूँ 100%, मेरे को नहीं लगता कि
कोई होगा, 100 में से कोई एक या दो बंदा हो सकता है जो डे वन से बिल्कुल फ्रेशर है, जो बिल्कुल फ्रेशर, जिसको बिल्कुल आईटी का नॉलेज नहीं है, वो लीड कोड भी कर लेगा और सनबिम का या फिर किसी भी सीडैक का कोर्स संभाल लेगा, किसी भी। क्योंकि मेरे एक्स पुणे के भी फ्रेंड है, उनका भी सेम बिहेवियर था कि भाई ऐसे हमारी क्लास होती है, हम भी ऐसे ही फंसे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शायद इस तरह से डायरेक्ट आए और सेकंड थर्ड डे से लीड कोड भी करे और ये भी करे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। लगेगा। मोस्टली अपन पहले ने क्या आप किया। कोर्स में एडजस्ट हो जाओ एक महीना, देन आप लीड कोड और रिएक्ट, रिएक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफी कम टाइम मिलेगा लास्ट में। और जरूरी नहीं है आपके टीममेट्स हमेशा अच्छे हो या आपके टीममेट्स को सबको सब कुछ आता हो। ठीक है, हो सकता है कि बर्डन आप पे भी ज्यादा है, हो सकता है आप पे बर्डन कम आए, हो सकता है बर्डन सही से डिस्ट्रीब्यूट हो। वो सब आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे तभी पता चल रहा होगा। तो आप उसमें कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई मेरे साथ कौन कौन कैसा होगा, या मैं आप खुद को भी तो देखो, आप जैसे मैं दूसरों के लिए बोल सकता हूँ वैसे आपके लिए भी तो कोई बोलेगा। तो आप ऐसे समझो कि भाई आप भी किसी पे बर्डन ना बनो। तो बेसिक है कि आपको फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से, थोड़ी सी ऐसे कि ठीक है, आपको कुछ बनाने को बोला गया है कि आपको ये डिजाइन तैयार करना है और आपको इससे डेटा फेच करना है, तो एटलीस्ट आप चैट जीपीटी और गूगल की मदद से इतना क्रिएट करके दिखा सको। आप ऐसे ना बैठे हो कि अरे कंपोनेंट ये क्या होता है, अच्छा एक्सियोस ये क्या होता है, अच्छा एक्सियोस का सिंटैक्स क्या होता है, आपको ऐसा ना हो आपके साथ। एटलीस्ट आपने इतना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में कर लिया हो कि आप इतना बेसिक्स कर सको। क्योंकि डिजाइनिंग हो गई और ये सब चीजें तो आप ऑनलाइन बहुत सी अपनी लाइब्रेरीज हैं, और चैट जीपीटी तो जिंदाबाद है ही, तो आप उससे इजीली ये सब बनवा सकते हो। और बाकी आपको बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये डेटा फेच कितना और क्यों करने वाला हूँ, ये सब आपको खुद से लिखना आना चाहिए। तो उतनी रिएक्ट आपको करने की जरूरत है। और आप किसी भी कॉलेज में हो सीडैक के, किसी भी का मतलब है किसी भी, तो रिएक्ट हर जगह पे 4 दिन में ही खत्म होगी। ठीक है, बिल्कुल। हर जगह पे 4 दिन भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। वही। क्यों, 4 दिन से ही कम में बिल्कुल। ही खत्म होगी वो। तो नहीं हो पाएगा, नहीं एंड हो में नहीं पाएगा। हो पाएगा, तो नहीं आपको हो रिएक्ट पाएगा। चलानी पड़ेगी थोड़ी बहुत साथ में। बैकएंड बिल्कुल। आप हर हर लैंग्वेज में लिखोगे, आप नोड में लिखोगे बैकएंड एक्सप्रेस में, आप डॉट नेट में लिखोगे सी शार्प के अंदर बैकएंड, आप जावा में लिखोगे स्प्रिंग बूट के अंदर बैकएंड। डेटाबेस हमेशा कॉमन रहेगा अपना माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी। तो मेजर बचेगा क्या, रिएक्ट, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो वो प्रैक्टिस आपको जैसी आपके मॉड्यूल में रिएक्ट खत्म होती है, या तो आप उस दिन से चालू कर दो, या आप बहुत ज्यादा एंथुजियास्ट हो कि अरे यार भाई मैं तो 2 घंटे सो के भी क्लास कर लूंगा, तो आप फिर पहले से भी पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। पर मेरा बिल्कुल। प्रेफरेंस है आपके कॉलेज में रिएक्ट खत्म हुए उसके बाद आप रिएक्ट डेली रेगुलर में ले आओ, जब तक आपका प्रोजेक्ट पास नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि रोज पढ़ो, पर हर 2-4 दिन में कुछ अपने से टास्क लो। जैसे रिएक्ट पढ़ने के लिए मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने कॉलेज के प्रोजेक्ट के अलावा एक पूरा फुल स्टैक का मन प्रोजेक्ट बनाया था, ब्लॉग एप्लीकेशन पूरी, जिसमें सारी फंक्शनैलिटी थी। रजिस्टर, लॉगिन और पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट के सारे क्रिएट अपडेट डिलीट, सब कुछ उसमें भी। और उसके अलावा मैंने उसमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब का ऑप्शन डाला था, और रीसेट पासवर्ड भी बनाया था। तो मैंने उसके अंदर ईमेल से नोटिफिकेशन आती थी, सब पूरा बनाया था। और ये बनाने में मेरे को अप्रोक्सीमेट 3 महीने लगे, क्योंकि मैं रिएक्ट सीखने के लिए ये प्रोजेक्ट ले रहा था। ठीक है, रिएक्ट सीखने के लिए। तो मैंने ये पूरा बिल्कुल। प्रोजेक्ट रिएक्ट के लिए एक पूरा एक ब्लॉग एप्लीकेशन की प्रोजेक्ट लिया था, उसको पूरा बनाया। और जब मेरा प्लेसमेंट करीब आया था तो मैंने उसको AWS EC2 पे डिप्लॉय किया। और जब मैं इंटरव्यू में गया था तो मैंने बिल्कुल उसका लिंक दिखाया डायरेक्ट, कि ये रहा लिंक, आप मेरी वेबसाइट खोल सकते हो, इसमें सब रनिंग है। तो आप लोग ये कर सकते हो आप लोग अपने लिए, कि आप एक ऐसा सेल्फ एक प्रोजेक्ट लो जिसमें आप पूरा फुल स्टैक बनाओ, उसे फुल स्टैक मर्न ले लो, फुल स्टैक जावा ले लो, जो आती है आपको बोल लो। मैंने मर्न ली बिकॉज इजी है, कंटेंट बहुत वाइडली अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो बहुत उसमें आपको फायदा होगा, तो आप मान लो। बहुत बहुत मैं। तो मन बैठ आप फिर उसी परेशानी में रहोगे कि अरे यार ये नहीं आ रहा मेरे को, अरे यार वो नहीं आ रहा मेरे को, मैं कहाँ से ढूंढूं, मैं कहाँ से देखूं। तो बेटर ये है कि आप कुछ ऐसा लो जो इजी हो, बिल्कुल सिंपल, साफ बिल्कुल। सीधी बात, जो इजी हो, सिंपल हो, रेडीली अवेलेबल हो, आप वो उठाओ। देन आप आराम से उसके ऊपर काम करो, जिससे आपका ब्रशअप होता रहे, रिएक्ट भी ब्रशअप होगा, बैकएंड भी ब्रशअप होगा, और एक आपको अपना सेल्फ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मेरे को 3 महीने लगे थे, मैंने पूरा उसका गिट का रेपो तैयार कर रखा था, पूरा गिट का रेपोजिटरी थी। मैं उसमें कमिट्स डालता था कि मैंने क्या बग फिक्स किया, क्या चीज डालने से क्या चीज गई। मैंने उसमें पूरा चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, बिल्कुल मैं झूठ नहीं कहूंगा कि भाई नहीं किया। मैंने उसके कई सारे कंपोनेंट चैट जीपीटी से बनवाए। कुछ कुछ जगहों पे मैं फंसा कि भाई मेरा बैकएंड में ये दिक्कत आ रही है, तो मैंने यूट्यूब की मदद ली, चैट जीपीटी की मदद ली, और पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करी।
और जहां तक मुझे याद है मैंने प्लेसमेंट से 1 महीना पहले शायद खत्म कर ली थी। और प्लेसमेंट शुरू होने से जस्ट मेरे ख्याल 5 या 6 दिन पहले मैंने उसे डिप्लॉय कर दिया था कि अब 1 महीने तक इसे चलने दूंगा, ताकि जब भी मेरा इंटरव्यू हो तो मैं बता सकूं कि मैंने सीडैक के अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ ये एक फुल स्टैक मन एप्लीकेशन क्रिएट करी है, क्योंकि वो रनिंग थी बस। ओके, तो तो आप भी ये विजय। सोचो और बनाओ। हाँ, तो विजय ने क्या प्रोजेक्ट और डीएसए पे फोकस किया, अभी दोनों पे कवर हुए मोस्टली। जो हम्म। उसके हिसाब से बोल सकता था, वो दे इंफॉर्मेशन दे सकता, तो उसने दिया था डीएसए के बारे में। तो आपको ये पूरा का पूरा एकदम लाइक क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सोना मिला है, जो आप पिघल लो गटक लो। सो डीएसए के बारे में कोई इतना बताता नहीं है, डीएसए के बारे में ज्यादा कोई किसको पता भी नहीं होता, भाई गुड़ क्योंकि शाकर मिला है, गुड़ शाकर। हाँ, गुड़ शक्कर मिला है। तो उसके बारे में मोस्टली कोई बताता नहीं, क्योंकि डीएसए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि अगर आपको डीएसए ही नहीं आता तो आप इंटरव्यू पे जाते ही नहीं। तो ओके, तो उसके बारे में अपन ने बताया। सो अब तक हमने डीएसए और पूरा सीकैट से लेके मॉड्यूल्स वाइज सब कवर किया, विजय ने बताया अपन को। तो ये अब तक का पार्ट 1 था। उसके बाद अब हम पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 पूरा प्लेसमेंट, सीसी, और उसका जो जेन्युइन रिव्यू है सीडैक के बारे में, उसका वो रिव्यू लेंगे उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू। जय शिवराय।